अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कि हुकूमत कहती है कि हमारी अचीवमेंट्स है, आप उस पर फोकस नहीं करते, उस पर डिस्कशन होगी। उससे पहले फाइजर कंपनी ने कल ये ऐलान किया कि उन्होंने कोरोना वायरस का तकरीबन यानी पहुंच ही गए हैं उधर जहां वैक्सीन जल्दी बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर ताउर रहमान साहब ने फरमाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर पाकिस्तान। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी कुछ ही देर पहले जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, उस डेवलपमेंट का ताल्लुक किससे था, सुनिएगा। आपका HSO से लेके SP तक, SP से लेके DIG सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है, लेकिन मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DG ISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो, वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये बात जुबान ज़द-ए-आम थी कि IG को अरेस्ट किया गया, रात को किसी ने अगवा किया, अरेस्ट किया, अगवा किया, और साथ साथ ये भी बात थी कि मरियम नवाज साहब उनके शौहर का जो कमरे का दरवाजा है उसको धक्का दे के उसकी कुंडी तोड़ के अंदर गए और इनको उनके शौहर को, कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया। और उसका वजह ये थी कि कायद आज़म के मज़ार पे उन्होंने जाके नाराबाजी की थी, जो कि कानून के मुताबिक उसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन लिखे हुए कानून में, रिटन कानून ये कहता है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ करे तो उसको आप अरेस्ट कर, फाइन भी हो सकता है और अरेस्ट भी हो सकता है। तो वो एक प्रोसेस है, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को बड़ी जल्दी थी, कुछ लोगों के नतीजे में कुछ इदारे भी मुतहरिक हुए और ये तमाम डेवलपमेंट्स हुई जिसका जिक्र अभी बिलावल भुट्टो साहब कर रहे थे। लेकिन और वैसे ये भी आपको दिखाते चले कि जब ये बात चली सबको मालूम था इतना बड़ा एक मसला हो गया और रेंजर्स इन्वॉल्व थे उसमें, पाकिस्तान के वजीर आजम साहब से पूछा गया, वो क्या कहते हैं, सुनिए। मैंने कहा था अगवा हो गया, आपको नहीं पता, एक मासूम आदमी गिरफ्तार हो गया। अगवा कौन हुआ? अगवा वो IG सिंध को अगवा किया गया ना। मैं तो इसको एक कॉमेडी समझता हूँ। मैं तो ये जब सोचता हूँ मुझे हंसी आती है इसके ऊपर, ये क्या मजाक हो रहा है। इनके साथ सारे पाकिस्तान के दुश्मन मिले हुए, हिंदुस्तान सबसे आगे और इजराइल उनके साथ मिला हुआ है। मैं आज आपको कह रहा हूँ, अपनी दौलत बचाने के लिए ये बेशरम लोग आज वो गेम खेल रहे हैं। अब मुझे बताएं, पाकिस्तानी फौज they are playing in the hands of the enemy. इनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन खुदा पैसा है। अब उसको बचाने के लिए ये पाकिस्तानी फौज को जलील करेगा, ये मुल्क को, ये इंडो इजरायली लॉबी के साथ मिलेगा। तो नाज़रीन, जब प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने फोकस उससे हटा के बात बड़ी कर दी कि फौज के खिलाफ हैं, इसराइल के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एब्सोल्युटली हम बहुत सराहते हैं, उन्होंने जो ये कदम उठाया, एंड फुल मार्क्स टू द आर्मी चीफ। उन्होंने अपनी ये की इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी के नतीजे में एक्शन लिया गया। और ये जो आज ISPR की प्रेस रिलीज आई उसमें बड़ी क्लियरली ये कहा गया है कि जो ऑफिसर हैं रेंजर्स के और ISI के कंसर्न्ड ऑफिसर्स, जो जिनके बारे में कहा है उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, इन्होंने वो किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। और जो भी वजूहात उसमें बयान किए, कोई एग्री हम करते हैं, कुछ नहीं एग्री करते, लेकिन जो नतीजा निकला है वो बहुत अहम नतीजा है। और उसमें दिखा दिया गया है, आर्मी चीफ ने ये जो इंक्वायरी करवाई बिल्कुल जाहिर, साफ और शफाफ थी। उसके नतीजे में ये दिखा दिया कि पाकिस्तान में जो हर इदारा है वो अकाउंटेबल है, हर इदारे के लोग अकाउंटेबल हैं और होने चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि आर्मी से ताल्लुक था उनका या एजेंसी से ताल्लुक था उनकी पूछगिछ नहीं होगी, पूछगिछ भी हुई और उनको घर भी भेजा जा रहा है। और ये भी कहा गया बड़ी क्लियरली उस प्रेस रिलीज में कहा कि इदारों के ताल्लुकात आपस में अच्छे होने चाहिए, इन दिस केस पुलिस, रेंजर्स, एजेंसीज एक्सेट्रा। और इस वजह से उन्होंने कहा कि ये इंक्वायरी की है, इसका नतीजा सामने आया और ये एक्शन लिया गया है। तो बहुत खुशाइन बात है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी वेलकम डेवलपमेंट। और साथ साथ ये हुकूमत के लिए मौका है कुछ सोच विचार का
जिसमें हुकूमत और हुकूमत के जितने सीनियर कुछ मिनिस्टर्स भी थे, सब ने इसको एक हंसी ठट्ठे की बात, मजाक किया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जब बिलावल भुट्टो ने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया और एक्सीलेंट कंक्लूजन टू द रिपोर्ट नाज़रीन। और उम्मीद करते हैं कि सब अपने इदारे सफिशिएंसी से काम करें, जो कि करने की जरूरत है। कायद आज़म का मज़ार अपनी जगह, उसकी अहमियत है, उसकी इज्जत है, और बिल्कुल हमेशा सलाखों पे, और यकीनन जो जाए वहाँ उसकी जो हुर्मत है, उसकी जो इज्जत है, उसको जहन में रखे। लेकिन फिर हम कहेंगे कि जो एक्शन लिया गया था कैप्टन सफ्दर के हवाले से, आप कानून पढ़िएगा, कानून में है फ्रॉम फाइन टू अरेस्ट। इतनी तेजी जल्दी की जरूरत नहीं थी, बट एनीवे वो बात गुजर गई। अब जो बात सामने है वो ये कि एक्शन लिया गया एंड वेल डन, हम कहेंगे इस पर। और अब ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है उसकी। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया जहान में मुत्तादिद ममालिक हैं जहाँ एक मुकाबला लगा हुआ है कि वैक्सीन कौन पहले बनाएगा। तो कल ये खबर आई, कल शाम में अमेरिका से, कि फाइजर जो कंपनी है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अनाउंस किया कि 90% आप समझे कि हमारे पास वैक्सीन है। उन्होंने कहा रिलायबल है और जो डिजीज है उसको कंट्रोल करती है, और ये कि उन्होंने कहा कि उसकी मिलियंस ऑफ जो मेडिसिन है वो दुनिया जहान में बांट दी जा सकती है, इस साल भी और अगले साल भी। तो उन्होंने तो ये ऐसे बात की कि जैसे आप समझे कि बस आई वैक्सीन आ ही गई है। तो अब इस हवाले से जाहिर है उसके जो रिस्पॉन्स था, दुनिया की जो मार्केट्स हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट्स वो काफी उन्होंने एकदम से गेन किया, क्योंकि लगा ये कि जैसे उसका कोरोना वायरस, जिसके बारे में आपको मालूम है हर मर्तबा यही बात हो रही है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है ये कहाँ जाएगी, अल्लाह रहम करे, कुछ पता नहीं कैसे बढ़ेगी। लेकिन फाइजर ने जब आके अनाउंसमेंट की तो लोग समझे कि, और लोगों को ये यकीन होने लगा कि शायद इसका कोई, इसमें बात में कोई जान है कि एक्चुअली सामने हमारी जो है वैक्सीन बड़ी जल्दी आ जाएगा। पाकिस्तान में भी लोगों ने काफी खुशियां मनाई, लेकिन हमने देखा कि डॉक्टर ताउर रहमान साहब जो चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर के कोरोना के टास्क फोर्स के, उन्होंने, डॉक्टर ताउर रहमान साहब ने फरमाया कि नहीं, होल्ड इट, नॉट येट। उन्होंने कहा बहुत सी बातें, उन्होंने कहा मौसम मुख्तलिफ है वहाँ का, यहाँ का, उसको स्टोरेज के जो मसले हैं वो भी पेश आएंगे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो डॉक्टर ताउर रहमान साहब को हमने आज दावत दी, हमने कहा उनसे पूछते हैं डायरेक्टली कि वो फरमा क्या रहे हैं, व्हाट्स द इशू है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जी शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आप बताइएगा कि हम भी क्यों ना सबकी तरह बहुत खुश हो और कहें कि जी बस वैक्सीन आ गई। वजह ये है कि सबसे पहले तो इसका FDA से अप्रूवल नहीं हुआ। ये जो ट्रम्प साहब की ट्रम्पेट मालूम होती है, ये जो फाइजर है, जो उन्होंने ट्रम्प, ये एक हफ्ता पहले आ जाती तो शायद उनके इलेक्शन में कुछ फायदा हो जाता उनको, लेकिन ये जो है अभी फिलहाल तो इसका कोई अप्रूवल ही नहीं हुआ। इसका डेटा जो है सारा वो FDA के पास जाएगा, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो उसको जांचेगी कि सच कामयाब है या नहीं है, और उसके बाद अगर वो अप्रूवल दे देती है FDA, तो उसके बाद फिर सोच सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चर आगे। तो सबसे पहला मसला तो ये है कि FDA अप्रूवल नहीं है। दूसरा मसला ये है कि खास किस्म की ये वैक्सीन है जो कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैसेंजर RNA एक खास तरीके की वैक्सीन होती है जो मैसेंजर RNA की बुनियाद पर बनाई जाती है। तो ये जो है ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और तीसरी दुनिया के ममालिक में तो वो कोल्ड चेन ही नहीं है जो जरूरत होगी कि आप करोड़ों वैक्सीन, यहाँ एक या बोतल या 10 बोतलों की बात नहीं हो रही, करोड़ों बोतलों की बात हो रही है, उसको -80 डिग्रीज पर लेके आना और उसको हॉस्पिटल में रखना और पूरे मुल्क में फैलाना और बसों में, उसमें ट्रक्स में लेके जाना मुख्तलिफ जगहों पे, वो मुमकिन नहीं है। तो उसके साथ बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। तीसरा मसला ये है कि इसकी 2 दफा डोजेज देनी पड़ेगी, एक पहली डोज और फिर 3 हफ्ते बाद डोज। तो इसकी वजह से भी आपको ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड का बड़ा मसला होगा। चौथा मसला ये है कि इसकी पता नहीं है कि इसकी एफिकेसी जो है ये 90% में जो कह रहे हैं
ये नहीं बताया अभी तक, और ना कोई डेटा अभी तक अवेलेबल है फाइजर के पास भी कि ये कितने अरसे तक ये इफेक्टिव रहती है। देखिए आज आपने वैक्सीन लगाई तो 2 महीने तक प्रोटेक्ट करेगी आपको, 6 महीने तक प्रोटेक्ट करेगी, 1 साल तक प्रोटेक्ट करेगी। क्या आपको हर 3 महीने बाद दोबारा ये वैक्सीन लगानी पड़ेगी? कोई डेटा इस तरह का अभी तक अवेलेबल नहीं है। फिर मसला ये है कि तीसरी दुनिया के ममालिक में किस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर हो, अगर हो भी जाए तो किन ममालिक में अवेलेबल होती है और किस कीमत में अवेलेबल होती है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। और ये वैक्सीन जो है उन वैक्सीन के मुकाबले में जो कि दूसरी कंपनियां डेवलप कर रही हैं, जैसे सीनोफार्म है, सीनोवैक है और बहुत सारी और कंपनियां, चाइनीज भी हैं, यूरोप की भी हैं, उनके मुकाबले में इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये मनफी 80 डिग्री के ऊपर ही ये वर्क कर, इसको ट्रांसपोर्टेशन और रखना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। और इसके मुकाबले में जो दूसरी वैक्सीन डेवलप हो रही हैं उनमें ये कैद नहीं है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए तो ये बिल्कुल बेकार है मेरे नजरिए में, ये वाली वैक्सीन। हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास वो लॉजिस्टिक्स ही नहीं है उसके लिए, वरना अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे खाली लॉजिस्टिक्स बनाने के लिए। वैक्सीन की कीमत कम होगी और उसके मुल्क भर में करोड़ों वैक्सीन को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बहुत ज्यादा उसके लिए चाहिए होंगे, जो कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और वो भी कोल्ड -20 नहीं बल्कि -80, जो कि बहुत ही कम दर्जा हरारत है। तो डॉक्टर साहब आप ये फरमा रहे हैं, आपने बड़ी तफसील में बयान किया, इसका मतलब आप तो ये भी कह रहे हैं, एक्चुअली आप कह रहे हैं जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन और इसकी स्टोरेज का पाकिस्तान में प्रॉब्लम होगा, यानी कि जो दवाई है, खुद जो वैक्सीन है, उस हवाले से मतलब मेरा ख्याल लगता नहीं कि अभी वो क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा आपका, वो तो डेवलपमेंट स्टेज में डॉक्टर फाउची वगैरह जो अमेरिकन जो है सब एक्सपर्ट्स हो तो कह रहे हैं कि इसका बहुत ही ज्यादा इंकरेजिंग रिजल्ट आए, बट यू आर सेइंग अगर 100% इंकरेजिंग रिजल्ट आए फिर भी क्योंकि स्टोरेज इस दर्जा हरारत पर है कि पाकिस्तान के लिए मैनेज करना मुश्किल है, सो यू आर सेइंग कि इट्स कंप्लीटली आउट फॉर पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और अदर डेवलपिंग कंट्रीज और इवन फॉर इंडिया दिस वैक्सीन इज कंप्लीटली यूजलेस, ये बेकार है हमारे लिए। मगरिब में जो एडवांस कंट्रीज हैं, यूरोप में और अमेरिका में, वहां तो ये सारा पूरा सिस्टम है, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन कोई मसला नहीं है उनके लिए, उनकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हुई हुई है और ये मौजूद है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां के लिए ये यकीनन मुफीद हो सकती है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये मुफीद नहीं है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई कि कोल्ड चेन का जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और स्टोरेज का, वो मौजूद नहीं है। और फिर इसके अंदर जब तक ये पता नहीं चल जाए कि इसकी एफिकेसी जो है कितने अरसे तक है, जो इसके बारे में कोई डेटा नहीं है, उनके पास भी नहीं है फाइजर को, क्योंकि अभी नई वैक्सीन अभी इन्होंने इसको डेवलप किया है, इसका लॉन्ग टर्म देखने का टाइम ही नहीं मिला इनको। तो जब तक ये भी पता नहीं चल जाए कि कितने अरसे तक पेशेंट जो आदमी है वो प्रोटेक्ट रहता है इससे, जब तक इसको इस्तेमाल करना जो है वो मेरे ख्याल से ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। और ये जो है उसके लिए कम से कम 4-6 महीने और चाहिए उस तरह के डेटा को जमा करने में, ताकि इसका लॉन्गर टर्म इफेक्ट पता चले। ये असल में एक स्पाइक प्रोटीन होती है वायरस के ऊपर, आपने देखा छोटी छोटी गुंडियां सी लगी होती हैं, जो वायरस का जो शक्ल है वो स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं। तो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर ये बेस्ड की है इन्होंने, इस तरह की एक प्रोटीन बनाई है जो स्पाइक प्रोटीन से ही मिलती जुलती है और उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ दिफाई निजाम जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है, और वो एंटीबॉडीज जो है फिर उसके खिलाफ अटैक करती है। जब ये वायरस एक्चुअली आता है तो उसके खिलाफ अटैक करती है, प्रोटेक्ट करती है लोगों को। तो आप ये कह रहे हैं, बहरहाल आप फरमा रहे हैं कि क्योंकि इसका अगेन गोइंग बैक टू स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन और तो तमाम जो भी इसके हों यानी कि स्ट्रेंथ्स हों, बिकॉज ऑफ दैट इट्स नॉट गुड फॉर अस। डॉक्टर साहब तो ये बात हतमी है कि इतना ज्यादा वो मनफी दर्जा हरारत चाहिए, या डेवलप करते हुए शायद इट में रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, टेम्परेचर, या नहीं? नहीं, ये हतमी है और ये एस्टैब्लिश्ड है, और यही सबसे बड़ा नुक्स है इस वैक्सीन में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। जैसे मैंने अर्ज किया, यूरोप और अमेरिका और दूसरे एडवांस कंट्रीज में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, वहां तो ठीक चल सकती है वैक्सीन, लेकिन हमारे लिए इट इज ऑफ जीरो इंटरेस्ट फॉर अस। ठीक है, तो यानी कि अगर सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट वगैरह जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इट्स नॉट अबाउट द कंट्री बीइंग कोल्ड, आप कह रहे हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है
तो ये एन मुमकिन है मिडल ईस्ट के ऐसे ममालिक जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दे कुड यूज इट। आई विल बी वेरी सरप्राइज, मुझे बहुत ताज्जुब होगा अगर सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक में भी कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मौजूद हो। आई डाउट इट वेरी मच। यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन वगैरह इनमें ममालिक में तो है, लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब होगा अगर किसी भी अमीर ममालिक में भी जो है आपको नहीं मिलेगा ये। ठीक है जी, 5 ममालिक हैं जहाँ उसका टेस्ट हुआ है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली पोरिंग वाटर ओवर होप्स, लेकिन ये रियलिस्टिक चीज है नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम रियलिस्टिकली बात करें। डॉक्टर साहब ने बड़ी क्लियरली बता दिया ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत जो इस वक्त कह रही है हमारी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट्स कितनी हैं और कितनी नहीं है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं उसकी जिसके हवाले से हम सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब बाकायदगी से खुद भी बात करते हैं, उनके मिनिस्टर्स भी बात करते हैं, उनकी जो टीम है इकोनॉमिक टीम वो भी इसका जिक्र करती रही है। और मोटी मोटी 3-4 चीजें हैं जिसकी तरफ इशारा आजकल हो रहा है। एक तो ये कि जी जो रुपया है वो मजबूत हो गया, डॉलर की कीमत कम हो गई है। दूसरा ये कहा जा रहा है, रज़ाक दाऊद साहब फरमाते हैं बार बार कि जी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ गई हैं। तीसरी बात ये कही जा रही है कि पाकिस्तान की तारीख में सीमेंट की कंजम्पशन इतनी नहीं हुई जितनी हम देख रहे हैं कि इन महीनों में हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो सनतकार हैं उनको वो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं जिनकी वो डिमांड करते थे। तो ओवरऑल अगर आज महंगाई का सामना है, हमारा डायरेक्शन ठीक है और उस डायरेक्शन के नतीजे में कुछ अचीवमेंट्स यानी कि डॉलर कमजोर हो जाना, रुपया मजबूत हो जाना और एक्सपोर्ट बढ़ जाना, वो सब हैं। तो नाज़रीन आज हमने ऐसे पैनल को मदऊ किया कि हमने सोचा इनसे पूछें, सब मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से आते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो इकोनॉमिक टीम है वो दुरुस्त कह रही है कि पाकिस्तान का जो एक यानी कि किबला दुरुस्त कर दिया है इकोनॉमी के हवाले से, अब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। और अगर आज मुश्किलात का सामना है वो इसलिए क्योंकि एक प्रोसेस शुरू है, उसके रिजल्ट कुछ देर में आएंगे। महंगाई ठीक है, उसका भी कोशिश की जा रही है और जितनी कोशिश हो सकती है उतनी हो रही है। उसके अलावा आप क्रेडिट दें हमें, ये हुकूमत कहती है, आप हमें क्रेडिट दें जो कि हमने इकोनॉमिक डायरेक्शन ठीक किया। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे पास हुकूमत की तरफ से सलमान शाह साहब हैं, एडवाइजर हैं टू द सीएम पंजाब। शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब नाज़रीन, और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। अंजुम निसार साहब हैं नाज़रीन, फेडरेशन पाकिस्तान की जो फेडरेशन है कॉमर्स की, उसके ये हेड हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम निसार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और फरूक सलीम साहब नाज़रीन इकोनॉमी पर नज़र है इनकी, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे ये लिखते हैं और अपना ब्लॉग भी है इनका। बहुत शुक्रिया फरूक नसीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो शुरू करते हैं आपसे अंजुम निसार साहब, जरा आप ये बताइएगा कि हुकूमत कह रही है कि अचीवमेंट्स हमारी ये हैं और आप उसको रिकग्नाइज नहीं करते। जी डेफिनेटली ये तो कहा जा सकता है कि कुछ डायरेक्शंस कुछ चीजों में बेहतर है, इकोनॉमिक्स बेहतर हो रही है। अब देखिए रुपया स्टेबलाइज इसलिए हो रहा है कि आपकी जो है करंट डेफिसिट कम हो गया है और वो लेन देन का जो आपका जो फॉरेन अकाउंट्स जो है अपना डॉलर अकाउंट, तो उसमें आप एक बेहतर पोजीशन पे आ गए हैं। जो कि माजी में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था तो $19 बिलियन का तकरीबन करंट डेफिसिट था, तो वो रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट तकरीबन नील हो गया। और इसके बाद जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हमारी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चीजें तो ये मैटर करती हैं। आपने देखा जब था कि मैंने अपना टेक ओवर किया एज प्रेसिडेंट अपनी CCI, तो वो 13% मार्कअप था, काइबर था आपका, अब वो कम हो गया 7 हो गया। और फिर गवर्नमेंट ने ये जो रिसेंटली जो बिजली के अपना जो प्राइसेस डाउन किया है, वो एक आइडियल सिचुएशन तो आप नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ ये पीक आवर को ऑफ पीक आवर का रेट बराबर कर दिया गया है। तो ये B1, B2 और B3 टैरिफ के लिए जो 5000 किलोवाट तक जो आपका जो कनेक्शन है
उनको ये रिलीफ दी गई है। तो और उसके साथ अगर किसी ने कुछ पहले से कोई ज्यादा अगर बिजली इस्तेमाल करेगा तो डिफरेंशियल पर उसको 50% जो है ना वो भी उसके रेट कम हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेहतर हैं। कुछ इकोनॉमिक्स में एक थोड़ी सी मतलब है, कोविड ने डेफिनेटली पिछले 4 महीने काफी पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी जो है स्लो डाउन रही, सो हमारी भी रही। लेकिन आपने देखा कि कोविड के बाद जो है वो आपका ऑटो सेक्टर उसमें भी बेहतरी आई और फिर आपकी कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज दिया गया उस हवाले से भी जो है इकोनॉमी में एक मूवमेंट कुछ थोड़ी सी नजर आ रही है। अब ये दोबारा कोविड की सेकंड वेव जो आ रही है, अल्लाह खैर करे। ये तो है कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कोई किसी का इख्तियार नहीं, अल्लाह करे हम इससे खैर से निकल जाए, बच जाए और कौम भी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल कौम का एक मुजाहरा होने का मतलब दे और हम इस फेज से निकल जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनपुट कॉस्ट कम हुई है, कुछ जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक डेफिनेटली एक इंसेंटिव तो मौजूद है या लोगों को नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट सीरियस है, गवर्नमेंट चाहती है मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और जॉब्स क्रिएशन हो। और क्योंकि हमारी इनपुट कॉस्ट या मार्कअप और बिजली की प्राइस में कुछ कमी हुई है, वो कि ना मार्कअप आइडियल है, मार्कअप जो है इस वक्त रीजन में 4% है, लेकिन हम 13 से नीचे आए हैं, 6.5% कम हुआ है, तो इट्स अ बिग चेंज। और सेकंड जो है आपका ये जो बिजली की प्राइस में भी कुछ रिलीफ किया गया है। तो ठीक है जी, बेसिकली आपने ये मेंशन किए चीजें, थोड़ा सा मैं चलती हूँ जरा जी, मैं चलती हूँ उनके पास, फारूक सलीम साहब के पास। फारूक, आपने सुना अंजुम निसार साहब क्या कह रहे हैं, चेंबर कॉमर्स के पाकिस्तान में लीड करते हैं ये फेडरेशन को, तो वो कह रहे हैं कि जी हाँ ये जो चीजें हैं ये बेहतरी की तरफ हमें ले जाएंगी इंडस्ट्री को, और यकीनन देयर इज सम मेरिट इन व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। जी नसीम, मैं बहुत हद तक अग्री करता हूं उनसे। 3 क्रेडिट तो डेफिनेटली हुकूमत को जाते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जिसका हुकूमत बहुत चर्चा भी करती है, वाकई पीटीआई हुकूमत के दौरान जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत तेजी से नीचे आया है। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो तकरीबन अब 100% कैपेसिटी पे चल रहा है, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने बहुत सारी ड्यूटीज लगा दी हैं चीन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं अमेरिका के जो रवायती तौर पे चाइना जाया करते थे वो पाकिस्तान आ गए हैं। तीसरा जो है क्रेडिट वो वाकई में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जाता है, जिसके नतीजे में जो सीमेंट की ऑफ टेक है वो बड़ी तेजी से बढ़ गई। लेकिन नसीम, ये तीनों बातें जो हैं ये बहस है एक मईशतदान दूसरे मईशतदान के दरमियान। जो आम आदमी की मईशत है, जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत है, उसका हाल बहुत ही बुरा है। अब आप सोचिए कि अगर जंगल में 100 दरख्त लगे हैं और 2 या 3 दरख्त उसमें से हमें हरे नजर आ जाते हैं, उनकी बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि जंगल में आग नहीं लगी हुई। डेटा पॉइंट्स आप अपनी मर्जी के उठा लें 2 या 3, और उसकी बुनियाद पे ये नतीजा निकाल दें कि हमारी मईशत की सिफ्त ठीक हो गई है। ये तरीकाकार दुरुस्त है। जी फारूक साहब, मुझे सवाल करने दें अपने आपसे मुझे समझ आ गई आप क्या कह रहे हैं, मुझे ये बताइएगा। तो लेट्स फोकस, आप अपने हवाले से बताइए कि गवर्नमेंट को कौन सी चीजें उसके बस में थी, गिवन तमाम सियाको सबाक जो गवर्नमेंट अभी भी कर सकती है उन हालात को बेहतर करने की तरफ जिनकी तरफ आपका इशारा है कि 22 करोड़ अवाम के लिए। तो क्या हुकूमत कर सकती है गिवन एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, और आप कहेंगे कि जी मैं जिम्मेदार ठहराता हूं गवर्नमेंट को उसकी नीयत के बावजूद दे आर नॉट डूइंग ABCD टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द एवरेज पर्सन। नसीम, असल सवाल ये है जो आज आपने किया है, और इसी के ऊपर हमें फोकस करना होगा, इस सवाल के ऊपर भी और इस सवाल के जवाब के ऊपर भी। देखिए, पाकिस्तानियों का अगर आप सर्वे करवाएं तो वो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो महंगाई का है। दूसरा वो कहते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा जो है वो बेरोजगारी का है। अब इसको ये हुकूमत के पास कौन सी पॉलिसी टूल्स थे जो वो कर सकती थी और उसने नहीं किया। देखिए, महंगाई का जो बुनियादी वजह आ रही है वो आ रही है इनपुट कॉस्ट की, यानी कि आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, आप गैस की कीमत बढ़ाते हैं, आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, तो ये सारी इनपुट जाती है जिसके नतीजे में फिर महंगाई आती है, जो भी प्रोडक्ट बनता है महंगा निकलता है। अब
अब बिजली की कीमत किसने बढ़ाई? वो हुकूमत ने खुद बढ़ाई। गैस की कीमत किसने बढ़ाई? वो हुकूमत ने खुद बढ़ाई। जो बिजली की कीमत बढ़ाई वो हुकूमत ने खुद बढ़ाई। अब हमें ये बताया जा रहा था कि आईपीपी के साथ एमओयू हो गया है और रेट रीनेगोशिएट कर लिया गया है। उस दिन और आज दिन के दरमियान आप देख लीजिए एटलीस्ट 2 दफा बिजली की कीमत बढ़ाई गई। पिछले 2 सालों में 24-25 महीनों में जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, टोटल में 5 दफा बिजली की कीमत बढ़ाई गई। तो कहने का मकसद ये है कि कहीं भी इस्लाहाती कदम नहीं उठाया जा रहा, यानी कि बिजली की चोरी जो पीएमएलएन के दौरान हो रही थी अब शायद उससे बढ़ गई है। जो हमारा गैस के शोबे में चोरी हो रही थी वो अब शायद पीएमएलएन के मुकाबले में बढ़ गई है। कहीं भी हमको बिजली की कीमत नीचे लानी थी चोरी रोकने के नतीजे में और आईपीपी से नेगोशिएशन के नतीजे में। तो मसला यह है कि इस्लाहाती इकदाम कहीं भी आपको नजर नहीं आते, कोई एक कदम भी इस्लाहात की तरफ नहीं उठ रहा, जिससे कि बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप फारूक, आपने बहुत अहम बात की। आप कह रहे हैं इस्लाहाती इकदाम एक भी नजर नहीं आता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे फिर रहमान शाह साहब के पास और उनसे पूछेंगे जो आपने बात कही है उसका जवाब क्या देते हैं। और आपका सवाल यह है कि एक भी कदम नहीं उठाया रिफॉर्म की तरफ, इज दैट करेक्ट? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपकी जो फेडरेशन के हैं प्रेसिडेंट, वो तो फरमाते हैं कि इंसेंटिव दिए जा रहे हैं इंडस्ट्री को। जो एक्सपर्ट हैं, जो नजर रखी हुई है उन्होंने उन इश्यूज पे जो कि आम आवाम को जिसका असर होता है, वो कह रहे हैं कि जी एक कदम नहीं उठाया इस्लाहात की तरफ, जिसके नतीजे में हर चीज की कीमत महंगी, गैस हो, बिजली हो, ये और महंगाई तो हुकूमत ने की क्योंकि रिफॉर्म्स नहीं किए, और रिफॉर्म्स नहीं किए तो इस वक्त जो आम आवाम है वो इस महंगाई की चक्की में पिस रही है। नहीं, आई थिंक ये कोई मुनासिब ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि आप देखें कि जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, सबसे पहली बात ये है कि मुल्क दिवालिया से वापस आ रहा है और उस दिवालिये में आपके पास एक IMF प्रोग्राम है जिसके तहत आपको बहुत सी चेंजेस करनी पड़ी हैं और उसमें एक आपने डिवैल्यूएशन की है, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट किया गया, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आप ये ना करें, क्योंकि आपके पास कोई डॉलर्स नहीं थे और आपके जो डॉलर्स में सारी लाइबिलिटीज थी वो 20 अरब डॉलर तो सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट था। उसके बाद 10 अरब डॉलर का सालाना आपने लोन्स जो फॉरेन लोन्स थे उनको वापस करना था और उनको रीफाइनेंस करना था। तो ये कहना कि जी आपने रिफॉर्म नहीं किए, तो ये तो हकीकत से नहीं है मबनी। एक्सचेंज रेट्स के रिफॉर्म्स हुए हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनको रियल इंटरेस्ट रेट्स में कन्वर्ट किया गया है, स्टेट बैंक से बोरोइंग जो है उसको जीरो किया गया है और बहुत से रिफॉर्म्स जो आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में भी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी और इंसेंटिवाइज इंडस्ट्री को किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक तेजी आ रही है पाकिस्तान की इकॉनमी में। पाकिस्तान में जो नंबर्स ये साथ साथ में शेयर किए हैं वो एक हकीकत है। अब ये भी हकीकत है कि क्योंकि डिवैल्यूएशन 60-70% के करीब जो डॉलर की कीमत बढ़ी है, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ये बड़ी इम्पोर्ट डिपेंडेंट थी और इसमें एनर्जी से लेके बहुत से रॉ मटेरियल्स हैं जो इम्पोर्ट करने पड़ते हैं और इम्पोर्ट्स के लिए आपको डॉलर्स चाहिए और डॉलर्स आपके पास है नहीं थे, तो इसलिए अब आपको उसके डॉलर की सही स्केर्सिटी वैल्यू देनी पड़ रही है, जिसके साथ एक टोटल इंसेंटिव्स इकोनॉमी के चेंज होते जा रहे हैं। आपने देख लिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बूस्ट आया क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो बहुत बेहतर हो गई हैं। दे कैन एक्सपोर्ट एट प्राइसेस जो कोई और दुनिया में मैच नहीं कर सकता और इसकी वजह से टेक्सटाइल अब 100% पे चल रही है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो इम्पोर्ट्स महंगी होने से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन अब सलमान शाह साहब सलमान शाह साहब अभी आपने टेक्सटाइल की बात की, बड़ी अहम आप बात कर गए। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इस पर मैं गेस्ट से भी पूछूं, आपसे भी। आपने भी फरमा दिया कि
टेक्सटाइल की टर्म्स ऑफ ट्रेड इतनी अच्छी है कि आपने कहा कि पूरी दुनिया में कोई इससे मैच नहीं कर सकता। अंजुम निसार साहब, इज दिस करेक्ट? जी, इस तरह है कि देखें वो हमारे पास एक तो डेफिनेटली टेक्सटाइल में और एक्सपोर्ट्स तो आपकी कुछ इंप्रूव हुई हैं, ऑर्डर्स मौजूद हैं, हमारे पास उतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि हम उसको फुलफिल कर सकें। ये एक हमें डिसएडवांटेज है। जिसको फुलफिल करेंगे, आप नई इंडस्ट्री लगाएंगे, और गवर्नमेंट ने वहाँ भी काफी इंसेंटिव दे रखे हैं कि आप नई इंडस्ट्री लगाएं तो आपको कम मार्कअप पे कैपिटल जो अपने मशीनरी वगैरह मंगानी है उस पर आपको छूट दे रखी है, तो वो तो एक अच्छी बात है। बात यह है कि इस वक्त क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो कोविड के अंदर वो फंसे हुए हैं, तो उनके ऑर्डर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। अब ये है कि जब वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो फिर क्या सिचुएशन बनती है। बार देखिए, ये जो कुछ इनपुट कॉस्ट वगैरह कम होने की वजह से डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट तो है, कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत है, और नए सेक्टर को और नए एरियाज में मतलब अपना एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सप्लोर करने की भी जरूरत है। बेहतरी तो है, वो तो सिग्निफिकेंटली नजर आ रही है। कुछ लोकल है, वो कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ बेहतरी नजर आ रही है, एक्सपोर्ट भी कुछ बेहतर है, लेकिन इतने बड़े मुल्क में 22-24 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट इज नथिंग। इसे हमें इम्प्रूव करना होगा और इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। सिर्फ हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, बार बार पॉलिसियों में छेड़ाछाड़ी ना हो। इसलिए जो पॉलिसीज है वो गलत नहीं है, दुरुस्त है, डायरेक्शन उनकी दुरुस्त है। जरूरत इस समर की है कि 2-4 महीने बाद या साल 2 साल बाद जरा ट्रैक पे आते हैं तो कुछ ना कुछ छेड़ाछाड़ी दोबारा शुरू हो जाती है। तो ये चीजें जो है वो फिर आपकी इंडस्ट्री के लिए और आप कह रहे पॉलिसी की कंसिस्टेंसी हो। जी, आप कह रहे पॉलिसी की कंसिस्टेंसी, और आपने अग्री किया किसी हद तक डॉक्टर सलमान शाह साहब से, अगर आप ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मशीनरी, इट इज रनिंग टू कैपेसिटी, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिसका फारूक सलीम साहब ने भी मेंशन किया कि, और आपने भी ये इसको तस्दीक की, उनकी बात की कि क्योंकि कोविड की वजह से और ममालिक के ऑर्डर्स कम हुए, तो इस वजह से हमारे जब जा रहे फारूक, ये इससे पहले फारूक साहब के पास जाऊं, सलमान शाह साहब ये बताइए जरा कि डॉक्टर फारूक सलीम ने इशारा किया कि ये कहा गया कि आईपीपी से रीनेगोशिएट हुआ है, नए एग्रीमेंट्स आ रहे हैं और जो बिजली की कीमत है वो कम होगी, एंड ये सही इन्होंने निशानदेही की कि उस अनाउंसमेंट के बाद फिर भी 2 मरतबा बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। तो जो आईपीपी के साथ एग्रीमेंट हुई है, व्हाट हैपेंड टू दैट? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान का बिजली का सेक्टर है, ये इस वक्त सबसे ज्यादा अगर खराब सेक्टर है तो वो बिजली का सेक्टर है, और उसमें जो बेसिक उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ओवर इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आईपीपीज के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं। उसके बाद ये बिल्कुल सही है कि उसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं आई, पिछले कई सालों से नहीं आई। वो एक गवर्नमेंट रन सेटअप है जिसमें गवर्नमेंट प्राइसिंग भी करती है, गवर्नमेंट बिजली देती है, गवर्नमेंट सिंगल बायर है, हर चीज में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है। सलमान शाह साहब ये फरमा दीजिएगा जो बड़ी स्पेसिफिक बात की डॉक्टर फारूक सलीम ने, कि ये अनाउंसमेंट हम सब ने सुनी थी कि आईपीपी के साथ रीनेगोशिएट करके अग्रीमेंट्स नहीं बन रही है जिसमें कि अब कीमत कम होगी, लेकिन उसका जरा बताइएगा व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन, क्योंकि एक्चुअली जो सार्फिन है उनको ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ी है, बिजली की कीमत कम तो हुई नहीं, तो व्हाट हैपेंड टू दोस एग्रीमेंट्स? लेकिन बात ये है कि ये एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, और इनमें जो ये समझना कि उन एग्रीमेंट्स के साथ एकदम आपकी बिजली सस्ती हो जाएगी और बिजली के निज़ाम ठीक हो जाएगा, तो वो सही नहीं है। इस वक्त जो आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपको एक गलत फ्यूल साइकिल में डाल दिया गया है, आपका फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव है, और आपके जो नेटवर्क्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, वो उनमें बहुत बड़ी खराबियां हैं, और वो गवर्नमेंट की जो उसमें मैनेजमेंट है वो हिस्टोरिकली बहुत खराब है, और जब तक ये पूरी तरह से चेंज नहीं होगा तो ये तो पिछले 2 साल में क्या हुआ? अब सलमान शाह साहब, अगर
ये आई थिंक सलमान शाह साहब, हेलो जी सलमान शाह साहब, ये फरमाइएगा कि पिछले 800 दिनों में हुकूमत के 800 दिन मुकम्मल हुए 31 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, कि 800 दिनों में ये जो आपने कहा ना कि रिफॉर्म जो पब्लिक इसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के सेक्टर में ये हमेशा वीक रहा है, तो ये जो पीछे गुजरे 800 दिन वो भी इसी तरह से गुजरे हैं? देखिए, आप जो रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ डंडे मार के और जाके बिल कलेक्ट कर लेंगे और लोगों के बिजली काटते हैं जो बिल नहीं देते, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि आप उसका तकरीबन तरीकेकार को, प्रोसेस को आप चेंज करें, जिसमें एक कम्पेटिटिव पावर मार्केट की तरफ जाने की जरूरत होती है और उसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट ने किया है। और अब उसकी एक होलसेल मार्केट जो है उसको डेवलप करने के कानून भी आ गए और उसको अनाउंस भी नेपरा कर रहा है। लेकिन इसमें इतनी जल्दी एक रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप देखें, जब दुनिया में इस वक्त कीमत जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है, वो 2.5-3 रुपए तक बिजली की पहुंच गई है। पाकिस्तान में जो है इस वक्त भी हमारी कुछ 15 रुपए के करीब बिजली बन रही है, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं, तो वो आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ओवरनाइट जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस पे आ जाएंगे। बट उसकी तरफ डायरेक्शन मूवमेंट है। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एरिया, कोई इतनी आसान चीज भी नहीं है। और इसमें आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपकी सॉवरेन गारंटीज के साथ हैं। तो इसमें अगर अच्छा, आपने एक्सप्लेन कर दिया जी, आपने तफसील में एक्सप्लेन किया है कि प्रोसेस आप कह रहे हैं शुरू हुआ, आप कह रहे हैं कि यकदम उसका नहीं आ सकता रिजल्ट। फारूक साहब, आप ये सब गुफ्तगू सुन रहे हैं बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू व्हाट यू रेज्ड, तो ये वो कह रहे हैं, आपने सुन लिया, व्हाट वुड यू से टू दैट? देखिए नसीम, हम मईशत को बड़ा पेचीदा बना देते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो पेचीदगी नहीं समझते। उन्होंने दरख्त नहीं गिनने के हुकूमत कितने दरख्त लगा रही है, उन्होंने फल देखना है कि क्या निकला। देखिए, अगर इस्लाहात काम कर रही हैं तो फिर गंदम की कीमत जो है वो 35 रुपए किलो 2 साल पहले और आज 70-75 रुपए क्यों हो गई? ये तकलीफ का बोझ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर इस्लाहात हुकूमत की काम कर रही हैं तो फिर चीनी की कीमत जो 55 रुपए थी 2 साल पहले, वो आज 110 और 115 रुपए की क्यों बिक रही है? अगर हुकूमती इस्लाहात जो है फल लग रहे हैं तो फिर मेरा बिजली का बिल, मेरे घर पे जो बिजली का बिल 2 साल पहले आया करता था वो 10 रुपए या 10.25 रुपए का यूनिट होता था सब कुछ जमा करके, आज वो 18-19 रुपए क्यों आ रहा है? तो आप देखिए कि गंदम की कीमत 100%, चीनी की कीमत 100%, बिजली की कीमत 100%, ये 2-2 साल में 100% इजाफा, ये दुनिया में कहाँ आता है? अब आप किस बात के आपकी अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया? वो बेचारा तो गंदम मांग रहा है, हम सवाल कर रहे हैं गंदम का, जवाब मिल रहा है चना। मतलब आम आदमी की जिंदगी में सिर्फ ये 3 चीजें हैं। अगर हुकूमत की अचीवमेंट आपने देखनी है तो हमें हुकूमत ये यकीन दिला दे कि जो 2 साल पहले, साल भर पहले गंदम की कीमत थी, हुकूमत वो ले आएगी, फिर हम कहेंगे ये हुकूमत ने बहुत अचीव कर लिया। बिजली की कीमत जो साल भर पहले थी, 2 साल पहले थी, उसके करीब ले आए। चीनी की कीमत जो साल भर पहले थी, 2 साल पहले थी, उसके करीब ले आए। तो पेचीदगी की बातें नहीं है, सिर्फ 3 मामलात हैं, गंदम, चीनी और बिजली। दैट्स इट। सलमान शाह साहब, मैं अगर इसका जवाब दे सकूं, एक तो आपने कहा कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, बट एक्सपर्ट्स का जो एनालिसिस है वो इस वक्त आप देखें कि दुनिया में जो गंदम की कीमत है, हमें जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं वो 25-26 रुपए मन के करीब हमें पड़ रही है। और आप पाकिस्तान में कीमत है अभी भी इंटरनेशनल लेवल से बहुत कम है, लेकिन जाहिर है क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी डिवैल्यूएशन हुई है और आपकी कीमतें जो हैं, फूड प्राइसेस नॉर्मली जो होती हैं वो एडजस्ट करती हैं टुवर्ड्स इंटरनेशनल प्राइसेस, तो वो गवर्नमेंट की गलती नहीं है सलमान शाह साहब। जस्ट ऑन दैट सलमान शाह साहब, गवर्नमेंट की गलती नहीं है कि सपोर्ट प्राइसेस ठीक नहीं मुतय्यन की, जिसकी वजह से स्मगलिंग भी हुई, एक्सपोर्ट भी हुई। चीनी जो थी उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी, उसके बाद इंपोर्ट की। तो ये तो बड़ी ब्लेटेंट है एग्जांपल ऑफ मिसमैनेजमेंट। आप अग्री नहीं करेंगे इससे?
नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि बहुत ज्यादा तो मिसमैनेजमेंट है, बट प्राइसेस जो होती हैं इंटरनेशनली जब चेंज करती हैं तो हर चीज जो है उसके मुताबिक एडजस्ट होती है। स्मगलिंग भी होती है, होर्डिंग भी होती है। जो लोग जो निज़ाम क्योंकि ऐसा है कि उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं और बड़े अरसे से मौजूद हैं। अब इनके लिए जो बेसिक इस वक्त है कि जो फ्लड किया जा रहा है मार्केट को, वीट की जो स्टॉक्स हैं वो भी डाले जा रहे हैं। इसमें सियासत भी बहुत ज्यादा हो रही है। कई प्रोविंसेस जो है अपनी रिलीजेस भी नहीं कर रहे, लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर के बड़े डायरेक्ट डायरेक्शंस हैं कि फ्लड द मार्केट, चीनी भी हो और ये आटे के लिए भी, और इस प्राइस को मेंटेन किया जाएगा। और अगर आप देखें तो हर जगह पे सस्ता भी आटा मिल रहा है और महंगा भी आटा मिल रहा है। और एक और दूसरी चीज जो प्राइम मिनिस्टर ने की है और वो ये है कि जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए एहसास प्रोग्राम में वीट के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने की भी अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके तक पहुंचे ये जो रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा जी, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट कर रही है एफर्ट। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। कंक्लूडिंग थॉट्स अंजुम निसार साहब, कंक्लूडिंग थॉट इस पे जिसका इशारा जिसकी तरफ किया फारूक सलीम साहब ने कि आम आवाम के लिए मसाइल बहुत हैं, आपका लास्ट कमेंट ऑन दैट। जी डेफिनेटली फूड इन्फ्लेशन बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है जिस मुल्क में आपकी आबादी 2.5% से अगर बढ़ रही है तो 40 से 50 लाख बंदा, 45-50 लाख बंदा अगर नया खाने वाला हर साल सामने आता है, जमीनें आपकी कम हो रही हैं, हाउसिंग कॉलोनीज बढ़ रही हैं, तो देख लीजिए कि आप जब तक एग्रीकल्चर में पिछले 30 सालों में कोई काम नहीं हुआ, एग्रीकल्चर में काम करने की जरूरत है और पर एकड़ यील्ड बढ़ाएंगे तो फिर हमारा किसान भी खुशहाल होगा और फिर ये फूड के जो मसले और शॉर्टेजेस और इन्फ्लेशन जो है ये चीजें कंट्रोल होंगी। तो जरूरत इस अमर की है कि हम सही हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करें, नहीं तो आने वाले सालों में ये मसले और बढ़ जाएंगे। वैसे बिल्कुल ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंजुम साहब। ये वैसे बताते चले कि ये हम पिछले 20-25 साल से सुन रहे हैं कि यूएसएड सीड ला रही है, ये सीड ला रहे हैं, इस तरह से बेहतर करेंगे। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि दैट्स अ वेरी वीक पॉइंट। फर्क आपका कंक्लूडिंग कमेंट प्लीज। देखिए, हुकूमत बहुत काम कर रही होगी, बहुत मीटिंग्स कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। जो नतीजा निकल रहा है, नतीजा ये है कि महंगाई पिछले 70 सालों में इतनी नहीं हुई जितनी हमने पिछले 2 सालों में देखी है। यानी कि 70-72 साल की माशी तारीख आप निकाल के देख लें, कभी भी 2 साल के अरसे में गंदम की कीमत डबल नहीं हुई, चीनी की कीमत डबल नहीं हुई, बिजली की कीमत डबल नहीं हुई। अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है, जो औसतन इनकम है वो गिरती चली जा रही है। तो दीज आर सीरियस थिंग्स, हुकूमत को सोचना होगा कि वेयर इट इज गोइंग रॉन्ग। ठीक है, और इसमें कुछ कोविड का भी हाथ है। और एक क्विक कमेंट के हम देख रहे थे इन्फ्लेशन का जो रिकॉर्ड है 2008 में भी फरूक साहब काफी इन्फ्लेशन हुई थी एक वक्त में। इट वाज प्रीटी बैड, यू नो, इन्फ्लेशन की सूरत हाल। आप तो इकोनॉमी को देखते हैं, आपने देखा होगा उस वक्त भी खास जो भी वजूहात थी। बट बहरहाल द पॉइंट इज के बिल्कुल ठीक है, हुकूमत को और भी इस पर काम करना है, रिफॉर्म्स पर भी फोकस रखना है। प्राइम मिनिस्टर जो वादे करते थे हर चीज के हुकूमत में आने से पहले कि यकदम हो जाएगी, आखिरकार उन्होंने कह दिया। पिछले दिनों लाहौर में कई तकरीब में खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा प्रोसेस के साथ चीजें बेहतर होती है, बटन नहीं दबाया जा सकता। बात 100% दुरुस्त है, लेकिन पता ये चलना चाहिए कि जिस सिमत बढ़ रहे हैं, ये जो एग्रीकल्चर की बात है और ये तमाम महंगाई की, उस चीज पर क्या हुकूमत सही सिमत में जा रही है? दैट्स द बिग क्वेश्चन। लगता ये है कि जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो कदरे मुतमईन है हुकूमत की जो पॉलिसी की डायरेक्शंस है। नाज़रीन, हमारी तरफ से आज इतना ही। आप तीनों के इसका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।